हाय दिस इज प्रिंस सर एंड यू आर वाचिंग फिनॉल इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों लास्ट लेक्चर का पहले होमवर्क देख ले एंड देन आफ्टर वी विल कंसिडर टुडे द लॉस बेस्ड ऑन दी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। लेट्स सी फर्स्ट ऑफ ऑल दी होमवर्क न्यूमेरिकल्स। तो दोस्तों अगर होमवर्क के अंदर पता नहीं चला तो व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन है, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सम लॉस बेस्ड ऑन दी सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। एंड इस चैप्टर के अंदर जो लॉस है उसके अंदर फर्स्ट लॉ आता है द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड और मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसलिए कोई भी हम इक्वेशन लिखे तो दोनों साइड हम बैलेंस करते हैं। जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इन ए गैशियस फॉर्म, कार्बन जो है वो सॉलिड फॉर्म में है एंड वी विल राइट दैट इट गिव्स CO2, राइट। H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2O। तो दोनों साइड मतलब कि जो एरो बीच में लिखते हैं उसके आप इस साइड मतलब कि मानो कि H2 प्लस हाफ O2, तो इनको क्या कहेंगे, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स, राइट, उनको हम कहेंगे रिएक्टेंट्स। एंड एरो के ऑपोजिट साइड, रिएक्टेंट के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट्स लिखेंगे। और दोनों को हम हमेशा बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब क्या है, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन होता है। हम रिएक्शन लिख के भी समझेंगे, लेट्स सी। सो एज वी डिस्कस दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सो carbon plus O2 it gives CO2, right? So it is in a solid form, it is in a gaseous form, it is in a gaseous form, so इनको हम कहेंगे प्रोडक्ट्स एंड इनको हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट्स। सो ये जो पोर्शन है रिएक्टेंट का, जितना कार्बन लिया है उतना ही कार्बन यहाँ पे होगा। हम यहाँ पे जो लिखते हैं 1, it is called stoichiometric coefficient, stoichiometric coefficient। यहाँ पे भी stoichiometric coefficient 1 रहेगा, सो यहाँ पे भी 1 ही रहेगा। सो इसका मतलब ये है कि 1 मोल कार्बन 1 मोल O2 के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 बनाता है। सो अल्टीमेटली लेफ्ट हैंड साइड जितने मोल्स लिए हैं उतने ही राइट हैंड साइड है, जितना मैटर लेफ्ट हैंड साइड है उतना ही मैटर राइट हैंड साइड है। रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, सो मैटर यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, क्रिएट नहीं हुआ है, उसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ कन्वर्जन हुआ है। सेकेंड लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रपोर्शन, लॉ वॉज गिवन बाय जोसेफ प्रोस्ट, साइंटिस्ट का नेम है। गिवन कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स exactly the same proportion of elements by weight। मतलब कहना ये चाहते हैं कि कोई भी कंपाउंड कैसे भी ऑब्टेन हुआ है, मतलब कि नेचुरली ऑब्टेन हो रहा है या फिर लेबोरेटरी के अंदर हम बना रहे हैं, तो भी उसके अंदर जो परसेंटेज हैं वो तो सेम ही रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में हमने लिया हुआ है CuCO3, it is called cupric carbonate, right? It is called cupric carbonate। so cupric carbonate के अंदर कॉपर के परसेंटेज देखें, जैसे कि नेचर में डायरेक्ट ऑब्टेन हुआ है, एज फॉर एग्जांपल सॉइल में से ऑब्टेन हुआ है, तो उसके अंदर कंपाउंड जो है उसके अंदर CO के परसेंटेज कितने हैं, 51.35, ऑक्सीजन कितना है 9.74, कार्बन कितना है 38.91। अब यही कंपाउंड को मैं लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसिस करता हूँ, देन सिंथेटिक सैंपल कहा जाएगा उसे, एंड देयरफॉर
जो कॉपर है उसका जो परसेंटेज है वो भी सेम ही रहेगा जो नेचुरल ऑब्टेन हुआ था उसमें, मतलब कि इसमें भी 51.35 कॉपर रहेगा, 9.74 ऑक्सीजन रहेगा, कार्बन जो है वो भी फिक्स ही रहेगा। मतलब कि कैसे भी सैंपल ऑब्टेन होता है, कोई भी कंपाउंड आप ले लें, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ तो इंडिया में वाटर का फॉर्मूला है H2O। सो अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका के अंदर भी तो वही होगा H2O, वाटर रिमेन्स वाटर, उसके अंदर हाइड्रोजन के परसेंटेज, ऑक्सीजन के परसेंटेज कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे वो नेचुरली ऑब्टेन हो रहे हैं या फिर सिंथेटिकली ऑब्टेन हो रहे हैं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। सो यहाँ पे मल्टीपल प्रोपोर्शन समझने से पहले मैं आपको थोड़े एग्जांपल्स देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 1 के फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स बनाने हैं। तो एज पर एग्जांपल फर्स्ट कंपाउंड है इसका N2 + O2, इट गिव्स NO। अब 1 मोल NO बनाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे 1/2 लिखता हूँ, मतलब 2 and 2 कट गए, यहाँ पे वैसे ही 1/2 लिखा, देन 2 and 2 आर कैंसल आउट। तो नाइट्रोजन का मास कितना यूज़ हुआ, मास यूज़ हुआ नाइट्रोजन का 14U। वैसे ही ऑक्सीजन का मास कितना यूज़ हुआ 16U। मतलब अगर O2 यूज़ होता देन 32U, इस तरह से लिखते। तो आंसर क्या हुआ NO। ये एक कंपाउंड बना, राइट, इसे हम A कह देते हैं, A कंपाउंड। अब B कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। B कंपाउंड NO2 बनाना है। NO2 बनाने के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ N2O2, इट गिव्स NO2। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, नाइट्रोजन सिर्फ 1 मोल ही चाहिए, इसे मैं क्या कर रहा हूँ 1/2 कर रहा हूँ, N2 and 2 कट गए, आंसर क्या होगा 14U। ये मास जो है वो फिक्स रह रहा है, ये मास इज़ अ वेरिएबल, दिस मास इज़ वेरिएबल, मतलब यहाँ पे मैं लिखूँगा 32U, बराबर, बिकॉज 16 2s are 32। एंड फाइनली मैं NO3 बना रहा हूँ C कंपाउंड, कि जिसके अंदर मैं NO3 लिख रहा हूँ, राइट। NO3 माइनस होता है, NO3 को कहते हैं नाइट्रेट, इट इज़ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। सो हाफ N2 + O2, लेकिन ऑक्सीजन तो यहाँ पे 3 चाहिए, इसलिए मैं क्या लिखूँगा 3/2। सो अल्टीमेटली ये हो जाएगा 14U और ये हो जाएगा 48U। 48 कैसे, क्योंकि 2 and 2 तो कट गए, एक ऑक्सीजन का मास 16 3s are 48। सो अल्टीमेटली अब हम इसके रेशियो निकालें, जो मास फिक्स है उसका तो रेशियो निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो 1:1:1 हो जाएगा। जो फिक्स नहीं है, मतलब कि जो वेरिएबल है, उसका अगर हम रेशियो निकालें तो किस तरह से आएगा। फर्स्ट कंपाउंड के अंदर यूज़ हुआ ऑक्सीजन का मास 16U, यूनिफाइड मास कहते हैं, इसलिए U लिखते हैं, यूनिफाइड मास। AMU भी लिख सकते हैं, ग्राम पर मोल भी लिख सकते हैं। दूसरे कंपाउंड का 32, थर्ड 48। अब हम सिंपल रेशियो निकालें तो क्या होगा 1:2:3। समझे, फिर से समझा देता हूँ। 14U यहाँ पे यूज़ हुआ, 16U यहाँ पे यूज़ हुआ, आंसर हुआ NO निकालने के लिए यहाँ पे 2 and 2 and 2 and 2 ऐसे काट दिए। यहाँ पे भी इस तरह से ही किया, यहाँ पे भी इस तरह से ही किया, मतलब 16:32:48 का रेशियो निकाला। रेशियो क्या हुआ 1:2:3। अब हम लॉ को पढ़ते हैं, इजीली समझ में आ जाएगा। इफ़ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स आर कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड। मोर देन 1 कंपाउंड मतलब A, B and C। सेम कंपाउंड नहीं है, डिफरेंट कंपाउंड है, लेकिन एलिमेंट सेम है। The masses of one element that combined with a fixed mass of other element, fixed mass है 14 of other element, are in a ratio of small whole number, right। तो ये रहा स्मॉल होल नंबर।
सिंपल होल नंबर के फॉर्म में हमको मिला, स्मॉल होल नंबर के अंदर हमको मिला। अगेन इफ़ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट, मतलब फिक्स मास है 14, आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, तो स्मॉल होल नंबर हो गया। वैसे ही दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं सेम लॉ के लिए। दूसरा एग्जांपल है H2 प्लस हाफ O2, तो आंसर क्या मिलेगा? H2O मिलेगा। इसका कितना मास? 2, इसका कितना मास? 16। ऐसे ही दूसरा कंपाउंड हम ले लेते हैं, मानो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फॉर्मूला याद है, H2O2 होता है, तो H2 प्लस O2, तो मतलब कि अगेन ये 2, अगेन ये क्या हो जाएगा? 32U। तो इसमें भी अप्लाई होगा। इफ़ टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, राइट, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे हैं, द मासेस ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंस विद फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट आर इन अ सिंपल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इनके लिए, तो 16:32 आंसर हो जाएगा 1:2। तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शंस इज़ नॉट ओबेड। आप लोग क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए, राइट, क्वेश्चन के ऊपर फोकस करिए आप। तो ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इसके आंसर देने हैं, राइट। कोई भी एक आंसर है आप ज़रूर लिखिएगा, उसके साथ उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर लिखिएगा, ओके। अब नेक्स्ट जो लॉ है वो है गैल्यूसेक लॉ, साइंटिस्ट का नेम है गैल्यूसेक। सो इन्होंने ये बताया कि जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल। इसका मतलब क्या है? एग्जांपल लेते हैं कि H2 प्लस हाफ O2 इट गिव्स H2O, राइट। तो इसके कितने मोल्स यूज़ हुए मैं लिखता हूँ यहाँ पे। तो इसके 1 मोल यूज़ हुए, इसका हाफ मोल यूज़ हुआ, इसका भी 1 मोल यूज़ हुआ। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे लिए हैं इसके 100 वॉल्यूम, राइट, कितना लिया हुआ है? 100 वॉल्यूम लिया हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1 × 100 लिखूँगा। ये 1 क्यों? 1 कहाँ से आया? यहाँ से आया 1। एंड 100 वॉल्यूम, जैसे फॉर एग्जांपल 100 लीटर लिया है तो 100 लीटर, 100 ml लिया है तो 100 ml। तो यहाँ पे किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? तो हाफ इंटू 100 वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन के लिए। ये मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है या फिर मोल है। आगे जो लिखते हैं उसे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइशियोमेट्रिक भी कहते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक भी कहते हैं, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप मोल यूज़ करें तो भी चलेगा। तो आगे वाला जो नंबर है मोल से हमारे लीटर को मल्टीप्लाई करना है। इट वॉज सिंपल रूल। और यहाँ पे क्या आंसर आएगा? 1 × 100 वॉल्यूम। जैसे वॉल्यूम की फॉर्म में मैं 100 ml ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 100 ml। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 50 ml। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? अगेन 100 ml। सो वॉल्यूम दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल, ये ही कहना चाहता था गैल्यूसेक भाई। तो ये जो लॉ है आपको गैल्यूसेक का, वो तो सिर्फ इतने टर्म्स में ही याद रखना है, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं है। पर्टिकुलर लैंग्वेज आपको 5th चैप्टर के अंदर, मतलब कि स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर डिटेल में आएगा गैल्यूसेक लॉ। एंड लास्ट इज़ एवोगैड्रोस लॉ। सो एवोगैड्रोस लॉ दैट इंडिकेट्स द नंबर, राइट। एवोगैड्रोस जो लॉ है उसका एक नंबर है। नंबर क्या है आपको याद रखना है कि 1 मोल इज इक्वल टू, याद रखिए हमेशा, 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 इसका नंबर है। सो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एक मोल के अंदर इतने एटम्स होते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल
लैंग्वेज के अंदर ये रूल समझा हुआ है कि ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ़ एटम्स को। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सिंपल एग्जांपल है, कार्बन प्लस O2 इट गिव्स CO2, सिंपल एग्जांपल है। तो यहाँ पे कितने मोल्स यूज़ हुए हैं? ऑब्वियसली 1 मोल यूज़ हुआ है, यहाँ पे 1 मोल यूज़ हुआ है, यहाँ पे 1 मोल यूज़ हुआ है। तो सिंपल लैंग्वेज के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 1 मोल कार्बन 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके 1 मोल CO2 फॉर्म करता है। इन अदर लैंग्वेज 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, कितने एटम्स? इतने एटम्स ऑफ कार्बन कितने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे और बनाएंगे क्या? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 जो है, तो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं इसे, तो मॉलिक्यूल्स, और हम एटम्स भी यूज़ कर सकते हैं, एटम्स ऑफ CO2। तो ये मीनिंग होता है एवोगैड्रोस लॉ का कि 1 मोल के अंदर इतने एटम्स या फिर इतने मॉलिक्यूल्स हम कंसीडर करेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये थे लॉज। उसके बाद है डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी जो है वो क्या इंडिकेट करती है? तो डाल्टन ने बताया कि एटम मीन्स द वर्ड इज़ डिराइव फ्रॉम द एटोमियो। एटोमियो से ही वर्ड आया है एटम। एटोमियो का मतलब है विच इज़ इंडिविजिबल। सो डाल्टन ने बताया कि जो एटम है दैट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी मैटर एंड दैट इज़ इंडिविजिबल। सो उस टाइम पे उसने इस तरह से बताया था कि इट इज़ इंडिविजिबल। नाउ वी नो द एटम इज़ डिविजिबल। बट एटॉमिक जो थियरी है वो न्यू सिस्टम ऑफ केमिकल फिलोसॉफी के अंदर उसने डिस्क्राइब की, जिसके अकॉर्डिंग उसका जो फर्स्ट पॉइंट था कि मैटर कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ द एटम्स एंड एटम इज़ अ बेसिक यूनिट। सेकेंड उसने ये बताया कि ईच एंड एवरी एलिमेंट इज़ कंसिस्ट ऑफ the atom and atom is having its identical property like नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटल है, तो आयरन जो है वो मेटल है। एंड दिस इंक्लूड्स देयर आइडेंटिकल मास ऑल्सो, मतलब मास भी उनके फिक्स ही रहेंगे। जैसे आयरन का मास है 56 एटॉमिक यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, राइट। तो नाइट्रोजन का मास जो है वो N2 का कंसिडर करें तो 28, एंड अकेले नाइट्रोजन का कंसिडर करें देन 14 U। ये भी कभी इक्वल नहीं होंगे, मतलब कि नाइट्रोजन का मास और Fe का मास कभी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो सकते। नाइट्रोजन का जो मास है वो वही रहेगा एंड आयरन का जो मास है वो भी वही रहेगा। एंड the third point है कि when compounds are formed they combine in a fixed ratio like H2O, then it is involved in a 2:1%, like 2:1 proportion। 2% proportion जो है वो हाइड्रोजन का है एंड 1 जो है वो ऑक्सीजन का है। सो इस तरह से ये कंबाइंड रेशियो रहेगा, वो फिक्स रहेगा। एंड फोर्थ पॉइंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन केमिकल रिएक्शंस आर डन दे इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, मतलब कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मैटर जो है वो रिएक्टेंट का ही वही मैटर जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। हाँ, रेशियो अलग अलग होगा लेकिन जो भी मासेस रहेंगे दैट विल रिमेन फिक्स। सो सही मायने में अगर हम देखें तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन का भी लॉ फॉलो करते हैं। सो ये थी डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कर दें चैनल को। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी, एंड वी विल कंसिडर इन द नेक्स्ट लेक्चर एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास और उसके जो सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक आप होमवर्क करते रहिए एंड एन्जॉय। बाय।